जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा आज प्रैक्टिस एंड रिवीजन सेशन है 2 और आज के लेक्चर में हम स्प्रिंग 22 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट बिजनेस लॉ का पेपर 100 मार्क्स का है। पेपर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अगर कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा है जिसको पेपर नहीं मिला तो हाथ उठा दे। शाबाश, सबको पेपर मिल गया। पेपर दीजिए इनको। अच्छा, अब पेपर आपके सामने होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज भी आपके सामने होना चाहिए। ब्लैंक पेज भी रजिस्टर का कोई पेज निकाल लें, आपके सामने होना चाहिए। और जिस तरह कल के लेक्चर में आपको ये सिखाया था कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उसके सॉल्यूशन में की पॉइंट्स आप क्या इंक्लूड करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ की पॉइंट्स, वो आपने आंसर शीट के लास्ट पेज पे लिखने हैं। ठीक है, तो यही आपने एक्सरसाइज करनी है। अभी क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले क्वेश्चन नंबर लिख लें। एमसीक्यूज को नहीं करना अभी, इसलिए कि एमसीक्यूज के लिए प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। उसकी प्रेजेंटेशन तो सिंपल है और वो बता दी थी मैंने लाइन लगा के ABCD। तो जो आपके रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या केस स्टडी के क्वेश्चन है, इनमें अहम है ये डिसाइड करना कि क्वेश्चन को पढ़ के आपने क्या लिखना है और कितना लिखना है। ठीक है, इसी की प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं स्प्रिंग 22 के पेपर को सामने रखते हुए। जी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी आपको जो पेपर शेयर किया गया आपके पास उसका प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट को सामने रखें और इसी तरह एक ब्लैंक पेज अपने सामने रखें। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। 1 MCQs वाला ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कीजिए और पहले पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिख ले, 2A 2B 2C जितने भी क्वेश्चन हैं। और फिर जो की क्वेश्चन पेपर पढ़ें, कीवर्ड्स अंडरलाइन करें और जो आपको लग रहा है कि सॉल्यूशन में पॉइंट्स कवर होने चाहिए, जैसे यस नो, वैलिड, नॉट वैलिड, डैमेजेस, नो डैमेजेस, कीवर्ड सिर्फ लिखें। कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं। कंप्लीट सॉल्यूशन तो आप जब रिमेनिंग आपका 2.5 घंटे का टाइम होगा उसमें लिखेंगे ना। ये आपका पेपर का शुरू का आधे घंटे का टाइम है जिसमें आपने पेपर को रीड करते जाना है और उसमें जितने भी रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करते जाना है और कीवर्ड जो सॉल्यूशन का हिस्सा बनेंगे आपके कंसेप्ट्स, सिर्फ उनको लिखते जाना है। अब इसमें दो चीजें आपके सामने होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर और आंसर स्क्रिप्ट का लास्ट पेज। और जो चीज नहीं होनी चाहिए आपके सामने वो है आपकी बुक। बुक आपने ओपन नहीं करनी और इस पूरे जो तकरीबन 25-30 मिनट की एक्सरसाइज है इसमें किसी भी वक्त कोई कंसेप्ट को रेफर करने के लिए भी बुक ओपन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आज के लेक्चर में आपने बुक ओपन नहीं करने। समझ आ गया आप क्या करने जा रहे हैं? चलिए यूं समझिए, इमेजिन कीजिए, असल में तो नहीं है लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आपको अब आधे घंटे का टाइम दिया जा रहा है। आधे घंटे के बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी ऑनलाइन में स्टूडेंट्स आप लोग भी अटेम्प्ट करना शुरू कर दें और लेक्चर को यहाँ पे पास करते हैं। इसके बाद आधे घंटे बाद लेक्चर रिज्यूम होगा यहीं से। जी पास कीजिएगा। जी उम्मीद है कि आप लोग अपना एनालिसिस कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अब 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस को क्विकली डिस्कस करते हैं और आपने मुझे ये बताना है हर क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद कि इस क्वेश्चन में आपने क्या गलती की। ठीक है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि एग्ज़ाम में बैठ के जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या गलती नॉर्मल स्टूडेंट करता है। ये मेरी अगले सेशन की प्रिपरेशन में टीचिंग में काम आएगा। क्वेश्चन 2 MCQs। मैंने आपसे कहा कि MCQs तो सिर्फ आपने ABCD लिखने होते हैं, उनके ऊपर प्लानिंग की या प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। उसमें किसी कंसेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई MCQ प्रॉब्लम कर रहा हो इंडिविजुअल, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में MCQs में अगर किसी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो हमें क्लियर है ना। अलहदा पेज पे हमने लाइन लगानी है दरमियान में और सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखनी है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना। ठीक है भाई जी, करण अर्जुन की मुलाकात हो गई, अब हम स्टडी शुरू करें। क्या है वो मिले हैं कि 2-3 साल के बाद? अच्छा चले
क्वेश्चन एक्सप्लेन एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। 4 डिफरेंसेस बताने हैं। कितने स्टूडेंट्स को ये पता है कि हमने ये टेबल फॉर्म में क्वेश्चन करना है? चलिए शाबाश। और कितने स्टूडेंट्स ने टेबल के बगैर ये डिफरेंस लिखने की कोशिश की है, उनके जहन में ये आया कि टेबल के बगैर डिफरेंस लिखना है? चलिए हेडिंग भी लिखनी चाहिए, बिल्कुल। हेडिंग आप टॉप पे भी लिख सकते हैं और हेडिंग के लिए एक तीसरा कॉलम भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, फिर कह रहा है आल्सो आइडेंटिफाई एनी 2 क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल को अंडरलाइन करने, ठीक है। क्रिमिनल सिविल लॉ की एग्जांपल ही क्या क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल भी हमने पढ़ी हैं? 2 एग्जांपल हमसे पूछ रहा है। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान पेनल कोड सबसे बड़ा, पाकिस्तान ताजीरात पाकिस्तान दफा 302, तो पाकिस्तान पेनल कोड, हाँ जी, वो भी एक बड़ी एग्जांपल है। क्वेश्चन 2, इसमें किसी स्टूडेंट ने अगर कोई गलती की हो, इजी क्वेश्चन था सब। चलिए अब क्वेश्चन 3, ये हमने क्वेश्चंस इंडिविजुअली किए हुए हैं। अब सिर्फ ये है कि कलेक्टिवली करवाने का मकसद यही था कि मल्टीपल टॉपिक्स एक सीटिंग में हैंडल करने के काबिल हों आप। ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, जिसमें वो बता रहा है कि एक पार्टनर ने ये सजेशंस दिए हैं, ठीक है। 3A एक पार्टनर ये 2 सजेशन दिए, ये दोनों सजेशन केस स्टडी के अंदर सबसे अहम हिस्सा था ये दोनों सजेशंस। इनकी नेचर ढूंढने थे कि इनमें से कौन सी सजेशन ऐसी है। आपको पता है बिजनेस में जो डिसीजंस मेकिंग सब्जेक्ट टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो डिसीजंस होते हैं वो किस बेस पे होते हैं? नॉर्मली मेजॉरिटी की बेस पे। और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि ऑल पार्टनर की कंसेंट के साथ किए जाते हैं। और आपको क्या ऑल पार्टनर की कंसेंट के साथ जो डिसीजंस होते हैं उसकी लिस्ट याद है? याद है लिस्ट? नहीं तो फिर नहीं होता आपसे, फिर ना हो पाएगा ये आपसे। अगर आपको लिस्ट यही नहीं पता आपको कि कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जिनके लिए सारे पार्टनर की कंसेंट की जरूरत है। कौन कौन से? चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, ट्रांसफरी, माइनर, ठीक है। ये तो उसने कहा रिड्यूस द मटेरियल कॉस्ट बाय यूजिंग लो क्वालिटी लेदर इन प्रोडक्शन। ये डिसीजन ये नॉर्मल है या कि ऑल कंसेंट वाला है? नॉर्मल है, बिजनेस का है। बिजनेस की नेचर चेंज नहीं हो रही। बिजनेस वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मटेरियल कैसा बाय करना है, किससे बाय करना है, कब बाय करना है, किसको सेल करना है, कब सेल करना है, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे सेल करना है। ये जो बाइंग सेलिंग के जितने भी डिसीजन होते हैं ना, याद रखें ये नॉर्मल होते हैं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर की कंसेंट की जरूरत है। जबकि सेकंड डिसकंटिन्यूअस प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन रियल एस्टेट, ये नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर रहा है। तो मुझे बताइए इनमें कितने स्टूडेंट्स इसको पिक नहीं कर पाए कि मेजॉरिटी वाला था, और कितने स्टूडेंट ये नहीं समझ पाए कि ये ऑल कंसेंट वाला था? नहीं, सबने ठीक किया क्या? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। किसी ने इन दोनों डिसीजंस में किसी ने कोई गलती की हो। क्या गलती की आपने? क्या कि दोनों को अलग-अलग डिस्कस करना है? आपने दोनों को इकट्ठे डिस्कस कर लिया। चलिए बहरहाल केस स्टडी में आगे चल के ये कहता है कि जिस पार्टनर ने ये प्रपोजल दिया है उसने एक और पार्टनर को साथ मिला लिया है, 2 पार्टनर हो गए, एक मोस्ट सीनियर पार्टनर भी है। तो डिसीजन मेकिंग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन एक्टिव है, कौन स्लीपिंग है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसने पैसा लगाया, किसने पैसा नहीं लगाया। जो हमने राइट्स पढ़े हैं क्या वो कुछ पार्टनर्स के थे और कुछ के नहीं थे? ऐसा था कि वो सब पार्टनर के थे। जिसने पैसा लगाया उसके भी, जिसने पैसा नहीं लगाया उसके भी, जो एक्टिव है उसके भी, जो स्लीपिंग है उसके भी, ठीक है, साइलेंट के भी। जो राइट्स थे वो सबके थे। तो इसका मतलब क्या सिर्फ 5 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर्स ने आपस में यस कर लिया, ये एग्रीमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। कम से कम एक पार्टनर को और मिलाना पड़ेगा। 2 कह रहे हैं अच्छा, अब इसमें और इसमें 2 कह रहे हैं कर ले काम, एक पार्टनर कह रहा है नहीं करना, काम होगा कि नहीं?
ये डिपेंड करता है, अगर दो पार्टनर्स मजीद एक वोट ले लेते हैं तो फिर ये जीत जाएंगे और ये काम हो जाएगा। और ये दो पार्टनर कहते हैं कि कर ले ये काम, एक कहता है नहीं करना, ये चाहे दो पार्टनर बाकी के दो को साथ मिला भी लें फिर भी सबकी कंसेंट जरूरी है। ये समझ आया? इस पूरे केस स्टडी में सबसे अहम जो दो लाइंस थी वो ये डिसीजन था और ये फैसला करना कि डिसीजन की बेसिस क्या होगी, मेजॉरिटी होगी या ऑल होगी। ये तो हमें पता है ना कि कुछ डिसीजन मेजॉरिटी की बेस पे, अक्सर डिसीजन मेजॉरिटी की बेस पे होते हैं, कुछ डिसीजन ऑल की बेस पे। 3A में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, किसी स्टूडेंट ने कोई गलती की हो और हमारे साथ शेयर करना चाहे ताकि आइंदा के लिए हम उसे लर्निंग लेके ये काम नहीं शेयर नहीं करनी, चलें ठीक है, गलती तो की होगी ये तो कंफर्म है, कोई बात नहीं। बी केस में वो ये बता रहा है कि दो पार्टनर हैं, दो लोग मिलके काम करना चाहते हैं और उनमें से एक पर्सन ये चाहता है कि 5 साल के अगर दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो हम 5 साल तक साथ चल के देखें, अगर इसके बाद बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो फिर मैं अलहदा से सेपरेट बिजनेस कर लूं, सेटअप अपना, मजीद इसको ना चलाया जाए। तो बताइए, उसने पूछा है कौन सी टाइप ऑफ पार्टनरशिप इनके लिए बेहतर है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्योंकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पहले से ही फैसला कर लिया जाता है कि ये कितने पीरियड तक, क्योंकि उसने 5 ईयर का पीरियड मेंशन कर दिया है, तो पीरियड मेंशन कर दे या प्रोजेक्ट मेंशन कर दे तो फिर कौन सी पार्टनरशिप सूटेबल होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का टाइम या प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो फिर क्या होता है? एंड हो जाती है, और अगर उसके बाद भी कंटिन्यू करते रहें पार्टनरशिप एंड, तो इसमें टाइम 5 ईयर से हमें यह पता चल रहा है, 5 ईयर से कि कौन सी पार्टनरशिप सूटेबल है? पर्टिकुलर। फिर कह रहे हैं डिस्कस द स्टैट्यूटरी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बोथ ज़ारा एंड ज़हीर which can be restricted or extended in Zara's favor by way of a partnership contract। अच्छा बताइए, ये कौन से राइट्स और ड्यूटीज की तरफ लेके जा रहा है हमें? क्वालिफाइड की तरफ, ठीक है, जो राइट्स हैं वो क्वालिफाइड, ठीक है, क्वालिफाइड ड्यूटीज की तरफ। क्लियर? एब्सोल्यूट वाली ड्यूटीज इसमें राइट्स लिखने हैं क्या? इसमें क्या राइट्स लिखने हैं? इसमें बिल्कुल लिखने हैं, और ड्यूटीज लिखनी है, लेकिन कौन सी वाली ड्यूटीज? क्वालिफाइड वाली। अच्छा, ज़ारा की और ज़हीर की क्या अलग-अलग राइट्स और ड्यूटीज लिखनी है? नहीं, सबकी वही होती है ये चीज, जो जितने भी पार्टनर जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो सारे पार्टनर्स की, तो इसलिए अलग-अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइए, क्या सिर्फ हेडिंग्स लिखने गए या एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज? 8 नंबर हैं, जिनमें से 2 नंबर ऊपर शायद टाइप ऑफ पार्टनरशिप के भी होंगे, बाकी रह गए 6 नंबर। उसमें राइट्स भी लिखने हैं, ड्यूटीज भी लिखनी है, 3 उधर गए 3 इधर आ गए। अब ये मार्किंग, कितने स्टूडेंट्स ने इसकी मार्किंग स्कीम के सोचा था कि इसमें कितने मार्क्स हैं और क्या क्या पूछ रहा है? कितने स्टूडेंट? आइंदा आपने मार्किंग स्कीम को भी साथ सोचना है, जब एनालिसिस करने लगे तो मार्क्स को भी सामने रख के सोचना है, फैसला करना है कि सिर्फ हेडिंग दूं या एक्सप्लेन भी करूं। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि 3-3 नंबर के साथ राइट्स और सिर्फ हेडिंग भी पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। हेडिंग ही लिखनी चाहिए, क्या एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए? हेडिंग्स। डिस्कस लिखा तो आप एक एक लाइन भी लिख दें। आज जो हेडिंग है उसमें मीनिंग वाजे हो जाता है, उसी को कह दे ये कंप्लीट सेंटेंस है। या सिर्फ सेंटेंस ही लिख दें, वो भी चलेगा। सिर्फ सेंटेंस लिख दे तो वो भी चलेगा भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे चलते 4A। अब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन हमने किया था ना,
ये ए में कौन से वाला कंसेप्ट था भला कि स्पेशल क्रॉसिंग हुई है और किसी दूसरे बैंक को पेमेंट कर दी गई है, ठीक है। XBL का चेक था, स्पेशल क्रॉसिंग की गई RNBL को, जबकि पेमेंट कर दी गई RDBL को। अच्छा, स्पेशल क्रॉसिंग की पेमेंट अगर किसी दूसरे बैंक को हो जाए तो कसूर किसका है? पेइंग बैंक का, बिल्कुल, जिस बैंक ने पेमेंट की है। जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो एक गलती की, ये मैंने ठीक अंदाजा लगा लिया कि स्पेशल क्रॉसिंग की गई थी RNBL की फेवर में, तो XBL को चाहिए था RBN को ही पेमेंट करता, जबकि उसने पेमेंट कर दी RDBL को, तो गलत किया और वो लायबल हो। लेकिन उसने आगे वो जो प्रोटेक्शन वाला पॉइंट भी लिखा हुआ था कि अगर XBL ने पेमेंट की है और चेक स्पेशल अल्ट्रेशन ऐसे की गई थी कि वो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था कि अल्ट्रेशन है, और XBL ने इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट की, उस सूरत में XBL लायबल नहीं होगा। ये बात तो ठीक थी, हमने पढ़ी हुई है ना कि अगर अल्ट्रेशन इस तरीके से की जाए कि चेक अल्टर्ड ना लग रहा हो और बैंक इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट कर दे, वो लायबल नहीं होता, उससे प्रोटेक्शन होती है। ये पढ़ा था ना हमने, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ मैं लिंक नहीं कर पाया। अल्ट्रेशन नहीं है, लेकिन जाहिर है हो सकता है कि उसने अल्ट्रेशन करके एन को डी कर लिया हो, ठीक। तो बहरहाल उसने एक पॉइंट रेज किया जो मुझे लगा कि हाँ ये पॉइंट बनता है, हमारे जहन में ना आया वो एक अलग बात है, लेकिन सिचुएशन में बनता है कि जब भी कोई पेइंग बैंक पेमेंट कर दे किसी ऐसी पार्टी को जो ट्रू ओनर नहीं है, लेकिन इसमें बैंक का कसूर ना हो, वो इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, तो उस सूरत में वो लायबल नहीं होता। तो आइंदा से हम रूल बना ले कि जब कभी बैंक किसी ऐसी पार्टी को पेमेंट कर देगा जो कि ट्रू ओनर नहीं है, तो हम लिखेंगे कि वो लायबल जरूर है, लेकिन साथ में प्रोटेक्शन भी लिख देंगे। लिख देनी चाहिए कि नहीं लिख देनी चाहिए? प्रोटेक्शन इसी कंसेप्ट का नाम है ना, कि जब प्रोटेक्शन टू बैंकर किस कंसेप्ट का नाम है कि जब बैंक पेमेंट कर दे किसी ऐसी पार्टी को जो ट्रू ओनर नहीं है, तो बैंक लायबल नहीं होगा। तो जब कभी बैंक की लायबिलिटी का पूछे, हमेशा प्रोटेक्शन का कंसेप्ट भी इंक्लूड कर दे। फिर कह रहे हैं अज्यूम करें कि जी स्टोलन चेक था वो RNBL को ही मिला, लेकिन वो ट्रू ओनर कोई और था, तो इस सूरत हाल में XBL की कोई लायबिलिटी नहीं, पहले भी RBL को दे, अभी RNBL, XBL की कोई लायबिलिटी नहीं है। और कह रहा है डिस्कस इंप्लीकेशन ऑन RNBL इफ द चेक इज क्लियर। क्या RNBL ने जो चेक रिसीव किया और ऐसे बंदे के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जो चोर था, तो क्या वो लायबल है? वो लायबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है? हाँ जी, क्योंकि उसमें ऑल्ट्रेशन नहीं हुई चेक में किसी किस्म के, नाम सेम था। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इसमें कोई आपने गलती की ए या बी में? एज यूजुअल कोई गलती नहीं की। किसी स्टूडेंट ने कोई गलती तो की होगी, पहले किया होता, अच्छा इसलिए गलती नहीं की। सी एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच ए बैंकर मस्ट रिफ्यूज पेमेंट ऑफ ए चेक। काउंटरमैंड ऑफ पेमेंट, ठीक है, ठीक है। डेथ ऑफ कस्टमर इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ नोटिस ऑफ डेथ, हाँ जी, नोटिस ऑफ डेथ। नेक्स्ट, ब्रोमाइन ट्रेडर इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट, purchase and supply of electronic items. During the year BT entered into following contracts for supply of various products. पहला BT agreed, पहले में क्या कह रहा है? BT ने एग्री किया कि वो IL को सप्लाई करेगा, ओवन AB ने करने थे सप्लाई, AB ने BT को सप्लाई नहीं किया। BT evaluate BT's position in given situation। अच्छा, BT की जो पोजीशन हमने एक्सप्लेन करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू IL करनी है कि विद रिस्पेक्ट टू AB, या दोनों? दोनों करेंगे। बहुत शाबाश। तो पहले कौन सा डिस्कस कर लें? IL। तो BT और IL
अब मुझे ये बताइए क्या ये बीटी ने तब सप्लाई करना था जब एबी उसे चीज, एबी ने चीज दी ही नहीं, तो ये क्या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आता है? क्लियरली वो बताते हैं कि अगर थर्ड पार्टी का फॉल्ट है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो, तो ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जी। यस सर, बिल्कुल है। तो डैमेजेस पे किए जाएंगे, बीटी विल पे डैमेजेस टू एबी आईएल, और बीटी और आईएल विद रिस्पेक्ट टू, इसमें क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बाय आईएल? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? किसने करने थे? अच्छा एबी से, एबी से बीटी को एबी सप्लाई नहीं कर सका। अब आ जाए, बीटी ने आगे तो डैमेजेस दे दी है, अब गुस्से से बड़ा बीटी आ रहा है किसके पास? एबी के पास। एबी ने कहा ठहर जाओ भाई, मैं डैमेजेस पे करता हूं। क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बाय एबी? एबी डैमेजेस पे करेगा? क्वेश्चन मेरा अगला, ऑर्डिनरी के स्पेशल, स्पेशल क्यों नहीं करेगा? अगर जो आईएल वाला कॉन्ट्रैक्ट है एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एबी उसे बताया होता, फिर स्पेशल डैमेजेस भी पे करता। अगर नहीं बताया तो नहीं करेगा। चलिए स्पेशल डैमेजेस तो साइड पे हो गए, ऑर्डिनरी डैमेजेस। अच्छा अगला एक एडिशनल क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये तो आपने बता दिया कि वो ऑर्डिनरी डैमेजेस इसको पे करेगा। अगला एडिशनल क्वेश्चन सुनिए, ये डैमेजेस कैसे डिसाइड होंगे? डिपेंड करता है मार्केट प्राइस है या नहीं है। अगर तो इसकी कोई मार्केट है तो फिर डैमेजेस क्या होंगे? जो कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे पास फर्क। और अगर मार्केट नहीं है तो फिर क्या डैमेजेस होंगे? फिर होगा जो लॉस इनकर किया है उसने। ठीक है, ये एडिशनल कंसेप्ट है ना कि मार्केट एग्जिस्ट कर रही हो तो हम डैमेजेस क्या लेते हैं? मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क। और अगर मार्केट एग्जिस्ट ना कर रही हो लॉस होगा। भाई वन में कोई प्रॉब्लम? टू, अच्छा वन में किसी ने स्पेशल डैमेजेस का जिक्र किया था अपने सॉल्यूशन में, तो आपके ख्याल में क्या स्पेशल डैमेजेस का जिक्र होना चाहिए था? क्योंकि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी तो है, दो कॉन्ट्रैक्ट आगे थे ना। तो ए बी और बीटी के ब्रीच की केस में बीटी और आईएल का कॉन्ट्रैक्ट भी इफेक्ट हो रहा है, तो स्पेशल डैमेजेस की इंडिकेशन थी, दो कॉन्ट्रैक्ट आगे थे, आपको स्पेशल डैमेजेस के बारे में सोचना चाहिए था। तो असूल बना ले, जब कभी क्वेश्चन में दो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ना एक ही सिचुएशन में, स्पेशल डैमेजेस के बारे में आपने सोचना है। सेकंड वो कह रहा है कि जी एडवांस पेमेंट कर ली 5 बीटी स्पाइस राइस कुकर्स वुड बी इधर इंपोर्टेड। हाँ कह रहा है यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ स्मगल कर लेंगे। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड, ये तो एग्रीमेंट वाइड हो गया ना। हाँ जी, पार्टली लीगल और ये अल्टरनेट प्रॉमिसेस है। अगर अल्टरनेट प्रॉमिसेस में एक लीगल और एक इलीगल हो तो लीगल परफॉर्म किया जाएगा, इलीगल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है बिल्कुल, सेकंड वाला कह लिया। हाँ जी। अच्छा किसने इसमें इस बात का जिक्र किया पार्टली लीगल और पार्टली इलीगल? ये जहन में आया, हमारे जहन में आया था पार्टली लीगल। और टोटली वाइड तो नहीं कर दिया आपने इसको? नो सर, शाबाश। फिर इसके बाद थर्ड में कह रहा है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कुड नॉट बी इंपोर्टेड पॉलिटिकल अनरेस्ट। ये सर पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से एक पार्टी ने हमें कुछ चीजें सप्लाई करनी थी, पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से सप्लाई नहीं कर सके, क्या ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है बेड इन्फॉर्म्ड ऑल डेट इंपोर्ट फ्रॉम सिंगापुर इम्पॉसिबल मशीन। अच्छा फिर उसके बाद अगली कहानी, पहले तो हमने ये कमेंट कर दिया ना, फिर इसमें एक दूसरी चीज भी कमेंट करनी है। क्या? ये बेटी उससे अल्ट्रेशन इन कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर कर रहा है। ये जो बेटी की ऑफर है ना, ये अल्ट्रेशन इन कॉन्ट्रैक्ट है, क्या बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए? अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा और डैमेजेस पे करेंगे। क्लियर? अच्छा अगर अल्ट्रेशन को एक्सेप्ट कर लेता है क्या फिर डैमेजेस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे।
6 इन वन ऑफ इट इज, ये फेमस स्टार वाली आ गई जो उसने कहा था अगर रिप्लेस नहीं करोगे तो मैं दुकान में साइज से तोड़ फोड़ दूंगा। क्वेश्चन क्या है? वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, दैट इज बीटी। Hafnium Limited new customer before purchase of 5 television। अच्छा ये 10% और 15%, ये तो आपको पता चल गया। ये कौन सा कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है? अनसर्टेनिटी। 6 अंडर द प्रॉब्लम डिस्क्राइब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आइडेंटिफाई सर्कमस्टांसेस। ये तो मुझे तकरीबन कंफर्म है कि शायद ही कोई सर्कमस्टांसेस को लिख सका हो। कितने? ये अनसर्टेनिटी वाला तो नहीं है, ये तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के सर्कमस्टांसेस वाला है। कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट, इसमें हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड टू डू नॉट हैपनिंग, और फिर था कॉन्ट्रैक्ट टाइम फिक्स है कि नहीं। यानी चार लाइंस आ गई थी हमारी। एक था सिंपल हैपनिंग, और एक था हैपनिंग विद इन टाइम, और एक था कंटीजेंट नॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के 4 केसेस कितने स्टूडेंट्स के जहन में आएगा? सही से बताएगा, जहन में है ये 4। 5वां भी कोई होगा फ्यूचर, वो कंटीजेंट, हाँ अजीब सा ही कंटीजेंट था वो, 12, लेकिन वो भी चले, 5वां वो भी है। ठीक, चलिए, लेकिन ये डेंजरस बात है, सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स के जहन में ये कंसेप्ट है, बाकियों, इसका मतलब है बाकियों को ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के आगे टाइप्स नहीं पता। और यकीन कीजिए आई कैप को भी ये बात पता है कि कौन सा कंसेप्ट आपको आता है और कौन सा नहीं आता। आई कैप को ये पता है। कैसे पता है आई कैप को? पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स थे उनकी परफॉर्मेंस को देख के। नहीं मैंने नहीं बताया, यकीन कीजिए मैंने नहीं बताया। आई कैप आपकी सोच से ज्यादा एनालिसिस करता है आपके रिजल्ट्स का, आपकी सोच से ज्यादा। आप सिर्फ एग्जामिनर कमेंट्स को भी अगर आप देखें ना तो उसमें क्वेश्चन वाइज मार्क्स उसने दिए। यही तो होते हैं ना ओवरऑल पासिंग परसेंटेज, एक क्वेश्चन वाइज पासिंग परसेंटेज भी है, वो भी एग्जामिनर कमेंट्स में आ रही होती। आई कैप इससे भी ज्यादा डिटेल एनालिसिस करता है जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं होते। तो इसलिए जहन में रखिए, आई कैप को ये बात आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से पता है कि कौन सा कंसेप्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा कंसेप्ट वीक है। ये जहन में रखिएगा। उधर तो वो कह रहा है कि सर्कमस्टेंसेस में कंटीजेंट का इन्फोर्स नहीं हो सकता, इधर उसमें लिखा है रूल रिगार्डिंग, इधर वो रूल की हेडिंग दी हुई है और वो पूछ रहा है इसका। हाँ बिल्कुल। अच्छा इन्होंने एक पॉइंट उन्होंने उठाया है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बताइए सर्कमस्टेंसेस व्हेन ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। जबकि जो कंसेप्ट में हमने पढ़ा है वो रूल्स पढ़े हैं जिनमें कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड। तो अब क्या करें? क्या इसको एज इट इज छाप दें? नहीं, बल्कि बेहतर क्या है, एज इट इज ना छापें, इसी को चेंज कर दें। ठीक, जैसे ये तो आपको याद आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स जब टाइम फिक्स हो, जब कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स होता है? व्हेन इवेंट हैपन्स। तो कब इन्फोर्स नहीं होगा? व्हेन इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। अगर टाइम फिक्स्ड है तो कब हैपन होता है इवेंट? कब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता है? व्हेन इवेंट हैपन्स विद इन टाइम। और कब इन्फोर्स नहीं होगा? डज नॉट हैपन विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो इसीलिए इसको आप नॉट के साथ लिखिए और आप आसानी से कन्वर्ट कर, ये कोई अलग से कंसेप्ट नहीं बन जाता। नॉट भी लिखा हुआ है। पहली लाइन वो है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा और दूसरी लाइन नहीं होगा। क्या करते हैं? आगे चलते आगे। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन विच ए पर्सन मे बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम कैरिंग ऑन ए बिजनेस। अच्छा, इसमें मेरे जहन में कुछ और आया था, सोल्यूशन देखा मैंने तो कुछ और था।
मेरे जहन में भी 2 आए। आपके जहन में कितने आए थे? 2 आए थे ना। सेलर ऑफ गुडविल तो आया था, पार्टनरशिप वाला केस भी आया था। क्या पार्टनरशिप वाला यहाँ पे लिखना, अगर लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आईकैब ने कहा कि भाई मार्क्स 2 हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, हाँ ये भी इन्होंने एक अच्छा पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा ये तो सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा। ये भी अच्छा पॉइंट, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी उसने पार्टनरशिप का हवाला दिया हुआ है, उस चैप्टर में भी हवाला दिया हुआ है, तो उसके पार्टनर्स को भी रोका जा सकता है। ये याद है ना आपको, पार्टनर को रोका जा सकता है किस केस में? सिमिलर से के डिसिमिलर से? डिसिमिलर से भी रोका जा सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया जाए। सिमिलर से तो बाय डिफॉल्ट वो रुका होता है, हाँ डिसिमिलर से भी रोका जा सकता है अगर एग्रीड। और सर वो जो बेचते हैं हाँ पैसे लेके, सेलर ऑफ गुडविल, वो तो पहली एग्जांपल है, वो तो प्राइमरी एग्जांपल है हमारी। 7 है, अच्छा 7 सारे का सारा रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन थे, ABC, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये आपने कर लिया है, शाबाश। ये 7C की मुझे बता दीजिए आपने क्या हिंट्स लिखे हैं? 50 रुपए इनाम। 7 पार्ट C बता दें, कुछ लिखा हो, 50 रुपए इनाम। ये हाल है। क्वेश्चन 8, क्या चीज? क्वेश्चन 8 ये भी हमने किया। फरहान, नुमान, सलमान स्टैब्लिश होटल, हाँ ये तो इजी। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम, इजी लिखा हुआ है आपने 8 में, दिखाए किधर लिखा है? 8 का कीवर्ड्स किधर लिखे हैं? मैं देखना चाहता हूँ कीवर्ड्स क्या लिखे हैं 8 के। मैंने कहा था एंड लास्ट पेज पे करने हैं, किधर लिखा है? इसके ऊपर अवॉइड करना है, मैंने आपको बताया था। इस पे पूरा ये सेंटेंस देखे, पूरा लिखा है, एग्जामिनर तड़प जाएगा ये देख के। इस पे आपने सिर्फ कीवर्ड्स, अल्फाबेट्स सिर्फ लिखने हैं, YN। नहीं इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। कीवर्ड्स लिखे पूरा सेंट, आपने लिखा कहीं अलग पेज पे? 7 तक पहुंचे नहीं? क्या लिखा तो नहीं आपने? 7 किधर है? 7 का 7 क्वेश्चन नंबर किधर है? ऊपर करे जरा इसको। 8 है, हाँ 8 शाबाश। एक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश सही, बट ठीक है जी। हाँ क्वेश्चन पेपर आप वापस ले आएंगे, बिल्कुल। आंसर शीट नहीं वापस लेके आने। On 19 जनवरी 22 PF एग्री टू सप्लाई 500 kg ऑफ स्टॉक। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन था, ये डैमेजेस वाला अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें वो कह रहा है कि एडवांस अदा कर दिया गया लेकिन ड्यू डेट पे डिलीवर नहीं हुई गुड्स, तो अब क्या होगा? ऑन ड्यू डेट, सबसे अहम चीज ये थी, ऑन ड्यू डेट PF फेल टू डिलीवर स्टॉपरेज टू NIL। तो जब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा क्या इसमें हमें ये बात लिखनी चाहिए कि ड्यू डेट पे गुड्स डिलीवर नहीं हुई लेकिन डिलेड सप्लाई एक्सेप्ट की जा सकती है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिलेड सप्लाई वाली बात लिखनी चाहिए कि नहीं? या ड्यू डेट पे ही सारा किस्सा निपटा देना चाहिए कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ड्यू डेट पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यहीं पे हमें इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साबित करके डैमेजेस बता देने चाहिए? अभी वाइडेबल हो तो इसका एक्सेप्टेंस ऑफ डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू NIL लिखा है कि NIL के पास मैक्सिमम रेमेडीज जो हो सकती हैं वो बताएं।
तो वो ड्यू डेट वाली भी हो सकती है, उसी डेट पे वो एक्सेप्ट ना करे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंसीडर, और वो हो सकता है कि उसको ड्यू डेट पे ब्रीच हुई है लेकिन वो लेट डिलीवरी एक्सेप्ट कर ले। तो इस क्वेश्चन में अहम डिसीजन जो करने वाला था वो ये कि क्या एक्सेप्टेंस ऑफ लेट डिलीवरी वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं। तो रिक्वायरमेंट में चूंकि उसने लिखा हुआ है कि रेमेडीज अवेलेबल टू एन, तो जो भी रेमेडीज है सारी डिस्कस करेंगे, और इसमें डिले डिलीवरी को एक्सेप्ट करने वाली भी एक ऑप्शन है, रेमेडी है, उसको भी डिस्कस करना चाहिए। क्या डिले डिलीवरी में एक्सेप्ट करते हैं डैमेजेस पे होंगे क्या, एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी अगर बता दिया जाए फिर डैमेजेस पे होंगे। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स ने, अब ये नोट कर लें, जब कभी किसी भी केस स्टडी में वो ड्यू डेट के ऊपर गुड्स डिलीवर ना कर रहा हो, आप उसी वक्त ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिसीजन भी कर सकते हैं, और आप एक्सेप्टेंस ऑफ लेट डिलीवरी की बात भी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट और मार्क्स को सामने रख के एक दफा सोचना जरूर है, एक दफा सोचना जरूर है कि ड्यू डेट पे गुड या सर्विसेज डिलीवर नहीं हुई, एक्सेप्टेंस ऑफ लेट डिलीवरी की बात करूं कि ना करूं, सोचना जरूर है, फिर फैसला रिक्वायरमेंट और मार्क्स को सामने रखते हुए करेंगे। कर भी दे तो कोई, बिल्कुल ये तो ज्यादा, ये तो सेफर साइड पे होंगे आप। अगर हर केस कह रहे सर हर केस में ही कर दे अगर हम, तो ये ठीक है, ज्यादा सेफर अजम्पशन है। फिर व्हाट वुड बी, अगर वो सिर्फ 300 किलोग्राम स्ट्रॉबेरीज ऑफर करे तो ये वैलिड टेंडर नहीं है। क्या लायबल है ये पार्टी पीएफ, ये NIL क्या लायबल है 300 kg को एक्सेप्ट करने के लिए? नहीं लायबल। क्यों नहीं लायबल? वैलिड टेंडर नहीं है। हाँ कर भी सकता है लेकिन वैलिड टेंडर नहीं है, उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं एक्सेप्ट करना। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? लाजमी होना। फिर 10, ये भी रिप्रोडक्शन का कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट और सरकमस्टेंसेस बतानी है कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट की। पहले नेसेसरी सप्लाई टू माइनर और मनी पेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन, मनी पेड बाय इंटरेस्टेड। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या था? क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फिर वही बात, क्या सिर्फ हेडिंग लिख दूं कि एक्सप्लेनेशन भी लिखूं? एक्सप्लेनेशन भी लिखनी चाहिए एक एक लाइन। मार्क्स 5 मार्क्स है तो 5 ही एग्जांपल है ना, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड वाली, और बाय मिस्टेक, नॉन ग्रेजुएटस एक्ट, हाँ जी, माई नेसेसिटीज ऑफ सब लाइफ। फिर कह रहा है एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस इन व्हिच एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वैलिड। बिल्कुल। चलिए, ये था जी हमारा पूरा पेपर। इसमें कोई और चीज पूछना चाहते हो तो पूछ लें। तो आप क्या आपने देखें, अब एक नजर से एक सीटिंग में पूरा पेपर गुजर गया। क्या आप समझते हैं कि इस काबिल है कि अगर इसी लेवल का पेपर ICAF दे तो आप उसको एक सीटिंग में 3 घंटे के अंदर सॉल्व कर लेंगे? अच्छा सुन लें, अब मेरी सजेशन है, लाजमी नहीं है लेकिन मेरी सजेशन है, हाईली रिकमेंडेड, आप घर जाके एक दफ़ा इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी अटेम्प्ट करें और फिर इसके जो सजेस्टेड सोल्यूशन मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स के साथ ज़रूर कंपेयर करें। रिवीजन का फ़ायदा डबल हो जाएगा। अगर आप खुद से घर में, मुश्किल है, मुझे भी पता है मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको तो खुद एक कंफर्म हो जाएगा, प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी पेपर की, और दूसरा आपके कंसेप्ट भी रिवाइज होंगे, पेपर प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होगी। तो हाईली रिकमेंडेड कि आज घर जाके आपने इसको अटेम्प्ट करना है। मैं इंशाल्लाह शाम में आपके साथ सॉल्यूशन, मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। बाकी पेपर भी इसी तरह कर सकते हैं। मैं हर पेपर का हर क्वेश्चन, चाहे वो बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल क्यों ना हो, थ्योरी में तो हर पेपर में आप ये काम कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा, थ्योरी की हद तक आपको इजाज़त है, आप किसी भी दूसरे थ्योरेटिकल पेपर में भी ये कर सकते हैं।
ठीक है, न्यूमेरिकल में भी बेहतर होता है रीड करके एनालिसिस कर लेना पहले, अहम एडजस्टमेंट्स को आप सोच लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।